चैप्टर्स 2149, 2150, 2151, 2152 चैप्टर स्टार्ट। टू क्लैन के विलेज हेड ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ एक महान माँ है। तुम्हारे खातिर उसने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया और इतने सालों तक टू क्लैन विलेज में आकर रही। टू क्लैन के विलेज हेड का टोन अचानक बदल गया। लेकिन मैं उस छोड़ नहीं सकता। वो एक मशरूम मैन है, एक अलग नस्ल की इंसान। तुम भी इन मशरूमन के बारे में जानते हो। जो दूसरी नस्ल के होते हैं उनके इरादे भी अलग होते हैं। इन मशरूमन के लिए सबसे अच्छा अंजाम मौत ही है। लेकिन तुम अलग हो। तुम मेरे बेटे हो। तुम जानते हो कि मेरी कोई और औलाद नहीं है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अल्लाह, आओ और मेरी मदद करो। यहां सिर्फ मैं ही तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूं। ये टू क्लैन विलेज हाई तुम्हारा घर है। तुम्हारे बाप होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं इन फ्यूचर में इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बड़ी लड़ाई के बाद तुमने काफी क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें तो सरनेम चाहिए। आमतौर पर विलेज को तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ता, लेकिन फादर अभी इसकी परमिशन देगा। आज से तुम एक सच्चे टू क्लैंसमैन बन जाओगे। नए सरनेम के साथ तुम अब ले तो नहीं, बाल्कन तुल्य कहलाओगे। बेटा, फादर को तुम पर गर्व है। ये तुम्हारी नई जिंदगी है। ल तू जोर से हंसा। उसकी आवाज में तंज और दुख भरा हुआ था। जिस गोल का उसने हमेशा पीछा किया था वो आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन यूज ना तो कोई एकम्प्लिशमेंट महसूस हुई और ना ही कोई खुशी। मुझे तो सरनेम नहीं चाहिए। मैंने इतने सालों में टू क्लैन के लिए जो भी कंट्रीब्यूशंस किए हैं उन सब का इस्तेमाल करके मैं अपनी माँ की जिंदगी वापस चाहता हूँ। ल टू चिल्लाया। लेकिन टू क्लैन के विलेज हेड का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने एक पक्के एटीट्यूड के साथ अपना सिर हिला दिया। ल टू ने अपने दांत पीस लिए। उसके दांतों से खून बहने लगा जब उसने टू क्लैन के विलेज हेड की तरफ इशारा किया। अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं अकेले जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अपनी जान तुम्हारी जान के खिलाफ दाव पर लगा दूंगा। ल टू क्लैन के विलेज हेड ने ठंडे से चिल्लाया। ल टू ने कुछ नहीं कहा। वो टू क्लैन के विलेज हेड को घूरता रहा। कमरे का माहौल बेहद टेंस हो गया था। बाप और बेटा एक दूसरे को मौत की निगाहों से घूर रहे थे। आखिरकार टू क्लैन के विलेज हेड का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने अपनी नजर छत की तरफ की और एक गहरी सांस ली। उसकी सांस में अजीब इमोशंस भरे थे। गुस्सा, नफरत, लाचारी और दुख। टू क्लैन के विलेज हेड ने ल टू को गहरी निगाहों से देखा और गंभीर इमोशंस के साथ कहा, इतने सालों तक फादर ने तुम्हें नहीं ढूंढा। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मेरे बेटे। अगर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो चीजें इस हद तक नहीं पहुंचती। छोड़ो भी। जब गलती मेरी थी तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी मां को भागने दूंगा, लेकिन मैं उस सिर्फ चुपके से जाने दूंगा। हालांकि मशरूमन ट्राइब को जेएडीडी से मिटाना होगा। उनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये तुम्हारे फादर की लिमिट है और टू क्लैन विलेज का हेड होने के नाते मैं तुम्हें इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं दे सकता। ल तुम्हें मेरी मजबूरियों को भी समझना होगा। ल टू का चेहरा फौरन बदल गया। उसने थूक निगलते हुए कहा, विलेज हेड, जब तक आप मेरी मां को छोड़ देते हैं मुझे अन मशरूमन ट्राइब के मेंबर्स की कोई परवाह नहीं है। इतने सालों से ल टू मशरूमन ट्राइब के खिलाफ लड़ता आ रहा था। उनके बीच गहरी दुश्मनी और नफरत थी। आखिरकार उस सिर्फ हुआंग वैन की परवाह थी। अच्छा बच्चा। टू क्लैन का विलेज हेड बहुत एक्साइटेड था। उसने लेतू के कंधों पर थपथपाया। लेकिन मैं तुम्हारी मां को अभी नहीं जाने दे सकता। तुम जानते हो कि भले ही हमारे पास एडवांटेज है, जब तक हम मशरूमन ट्राइब का लोकेशन नहीं ढूंढ लेते हम सच्ची जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी मां को मशरूमन ट्राइब का लोकेशन पता है। वो जानती है कि उन्हें कैसे ढूंढना है। ल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी मां को मनाओ कि वो हमें ये सीक्रेट बता दे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जैसे ही हम मशरूमन ट्राइब को खत्म कर देंगे और इस बड़े खतरे से छुटकारा पा लेंगे, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा और वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जिएगी। ये ल तू हिचकिचाया। भले ही वो मशरूमन ट्राइब को खत्म करना चाहता था, वो समझता था कि उसकी मां के अपने ट्राइब के लिए गहरी फीलिंग्स थे। टू क्लैन के विलेज हेड ने ल तू के कंधों पर थपथपाया और एक नर्म टोन में कहा, फादर तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, इस बारे में खुद सोचो। तुम अभी भी जख्मी हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा टाइम दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। वीडियो यहां खत्म हो गया। टू क्लैन के विलेज हेड ने ठंडे से मुस्कुराते हुए हुआंग वैन के पास जाकर कहा, क्या सोचती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा अपना बेटा आकर तुम्हें पर्सनली कन्विंस करे? सोचो इस बारे में, वैना। तुम अपनी जान की परवाह ना करो।
लेकिन तुम्हारे बेटे की जान का क्या? अगर हमारा रिश्ता सच में खराब हो गया तो तुम दोनों में से किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। हो सकता है मैं यूज ना मारूं, लेकिन मुझे बस यूज फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेजना है और तुम्हारे सारे ट्राइब्समैन को मारने के लिए। तुम क्या सोचती हो? मेंग क्यूजन ने तू क्लैन के विलेज हेड को एप्रिशिएशन भरी नजरों से देखा। बेशरम और नीच, तुम भी क्या चीज हो? हा हा हा, एक महान इंसान छोटी मोटी कुर्बानियों की परवाह नहीं करता। क्या तुम्हें अभी पता चला? अब बहुत देर हो चुकी है। तू क्लैन का विलेज हेड जोर से हंसा, लेकिन उस लगा कि हुआंग वैन की निगाहें नॉर्मल नहीं थीं। मेंग क्यूजन ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। उसकी हंसी अचानक रुक गई। तू क्लैन के विलेज हेड को विश्वास नहीं हुआ जो उसने अभी सुना था। तुमने क्या कहा? मेंग क्यूजन का एटीट्यूड एकदम सीधा था। उसकी निगाहें चमकी। एक्चुअली तुम्हें इतना ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ट्राइब का लोकेशन जानना है ना? मैं तुम्हें सीधा बता देती हूं। क्या? तू क्लैन का विलेज हेड हैरान रह गया। मेंग क्यूजन ने कंधे उचकाए। इस दौरान उसने अगले सीन और उसके बाद वाले सीन को चेक करने के लिए ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया और उस जरूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। आखिर में तू क्लैन के विलेज की आर्मी मशरूमन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स पर हमला करती है। इसका मतलब था कि तू क्लैन के विलेज हेड को आखिरकार मशरूमन ट्राइब का लोकेशन पता चल जाएगा। हिस्ट्री में हो सकता है हुआंग वैन ने पूछताछ और टॉर्चर के बाद भी लोकेशन ना बताया हो, या जब तू क्लैन के विलेज हेड ने उसके बेटे का इस्तेमाल करके उस धमकाया हो तब भी नहीं। लेकिन ये ड्रीम रेल्म था। हुआंग वैन असल में हुआंग वैन नहीं थी, वो मेंग क्यूजन था। मैं तुम्हें सिर्फ ट्राइब का लोकेशन हाई नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि ट्राइब के पास एक छोटा सा गुप्त टनल है। तुम वहां एलिट्स को हमला करने भेजे सकते हो जब मेन ट्रूप्स फ्रंट पर होंगे। मेंग क्यूजन ने सजेस्ट किया। तू क्लैन के विलेज हेड के चेहरे पर गहरे अविश्वास और शक के भाव थे। मेंग क्यूजन जितना ज्यादा कोऑपरेटिव हो रहा था, उतना ही कम उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था। तू क्लैन का विलेज हेड एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडे से हंसा। एक कैदी होकर मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत? अच्छा, बहुत अच्छा। ये सोचना कि तुम अपने ही बेटे की परवाह नहीं करोगी, तुम कितनी पत्थर दिल हो। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुम्हें सच बता रहा हूं, मेंग क्यूजन ने सिंसियरिटी से कहा। लेकिन तू क्लैन के विलेज हेड ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? जो मैंने अभी कहा, तुम यूज टेस्ट कर सकते हो। मेंग क्यूजन ने एड़ी घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। तू क्लैन का विलेज हेड ठंडे से हंसता रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? पिछली लड़ाई में तुम्हारी मशरूमान ट्राइब ने एक जाल बिछाया था। इस बार ये भी एक जाल ही होगा। तुम चाहती हो कि मैं अपने एलिट मेंबर्स को खो दूं? मेंग क्यूजन ने गहरी सांस ली। अगर तुम टेस्ट नहीं करोगे तो अब क्या करोगे? मशरूमन ट्राइब का लोकेशन जाने बिना तुम हमला कैसे करोगे? तू क्लैन का विलेज हेड जोर से हंसा। मैं उसके लिए तैयार हूं। ताली, ताली, ताली। उसने ताली बजाई और कहा, मास्टर वूसियो, कृपया बाहर आइए। वूसियो, तू क्लैन विलेज के लीडर को सलाम करता है। एक गंभीर चेहरे वाला गु मास्टर, जिसका शरीर लंबा और पतला था, ड्रीम रेल्म द्वारा बनाया गया। न तुम्हें बता दूं, यह सदर्न बॉर्डर के फेमस डॉक्टर हैं, मास्टर वूसियो। तुम्हें क्या लगा मैं बिना तैयारी के आया था? तू क्लैन के विलेज हेड ने इंट्रोड्यूस किया। मेंग क्यूजन ने सांस छोड़ते हुए कहा, इस सब का क्या फायदा? वूसियो आगे बढ़ा और गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके मेंग क्यूजन की जांच की और कहा, विलेज हेड को रिपोर्ट कर रहा हूं। इस कैदी का डिफेंस बहुत टाइट है। अगर हम इसकी अचानक सोल सर्च करते हैं तो ना सिर्फ इसकी सोल तुरंत गायब हो जाएगी, बल्कि हमला करने वाले पर उल्टा असर होगा और उस बुरी तरह जहर चढ़ जाएगा। तू क्लैन के विलेज हेड ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मास्टर वू, आप सोल पाथ कल्टिवेट करते हैं। आप सोल हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और साउदर्न बॉर्डर के 6 महान डॉक्टर्स में से एक हैं। मौजूदा सदर्न बॉर्डर में सिर्फ आप हाई मशरूम एंड पॉइजन पाथ के मेथड्स का सामना कर सकते हैं और साथ ही उनकी सोल्स को भी बचा सकते हैं। वूसियो ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, विलेज हेड, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। कृपया देखिए जब मैं अब अपने मेथड्स का इस्तेमाल करता हूं। वूसियो ने मेंग क्यूजन पर अपना किलर मूव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेंग क्यूजन करा उठा। तेज दर्द ने यूएस पर हमला किया और उसका शरीर कांपने लगा। ठंडा पसीना निकल आया। इस पल में ड्रीम रेल्म और भी गहरा हो गया, जिससे उसकी सोल फाउंडेशन कम होने लगी। रोको इसे। क्या तुम्हें उनका लोकेशन नहीं जानना? मैं तुम्हें सीधा बता देती हूं, क्या ये काफी नहीं है?
मेंग क्यू जेन चिल्लाया। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? वान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, ऐसी बातें कहना मेरी इंटेलिजेंस की बेइज्जती है। टू क्लैन के विलेज हेड ने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। आ, ए, मेंग क्यू जेन ने दर्द में चिल्लाने का नाटक किया। मैं सच कह रही हूं। टू क्लैन का विलेज हेड गुस्से से लाल हो गया। तुम अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? मेंग क्यू जेन ने टूट जाने का नाटक किया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। टू क्लैन के विलेज हेड ने हाथ हिलाया। और कुछ मत कहो, मैं वैसे भी तुम्हारी सोल सर्च करूंगा। मेंग क्यू जेन इस पैल चुप हो गया। ए फ्लैट यूज यकीन हो गया था। इस मोड़ पर यूज ड्रीम रेल्म का टेस्ट पास करना ही था। कुछ ड्रीम रेल्म्स ऐसे ही होते द उन्हें सोल फाउंडेशन खर्च करने के बाद ही पास किया जा सकता था। अगर किसी की सोल फाउंडेशन बहुत कम होती तो वो इस ड्रीम रेल्म में मर जाते। अचानक डॉक्टर वूसियो ने एक मुंह भर खून थूका। वो कुछ कदम पीछे हटा। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके होठों से बैंगनी रंग का खून बह रहा था। कमाल है, लाजवाब। जहर के अंदर जहर, ये सोचना कि दुनिया में ऐसी कमाल की टेक्निक भी है। ये सोचना कि मैं इसका शिकार हो गया, लगता है मुझे अपना आखिरी तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वूसियो ने टू क्लैन के विलेज हेड की तरफ देखा, रिपोर्ट करते हुए, लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। कैसा ड्रॉबैक? इसे फॉर्सफुल सोल सर्च माना जाता है। टारगेट पागल हो जाएगा, लेकिन उसके पागलपन में कहे गए शब्द उसके सच्चे विचार होंगे। टू क्लैन के विलेज हेड ने हुआंग वैन की तरफ देखा भी नहीं। उसने बिना हिचकिचाए कहा, कृपया आगे बढ़िए और अपना मेथड इस्तेमाल कीजिए, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। जी। वूसियो ने टूरेंट एक्शन लिया। कुछ ही पलों बाद हुआंग वैन पागल हो गई। उसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो दिया। ये पहली बार था जब मेंग क्यू जेन ने ऐसी सिचुएशन का सामना किया था। इस हालत ने उसके विचारों पर भी सीधा असर डाला। मुझे मशरूमन ट्राइब का लोकेशन बताओ, टू क्लैन के विलेज हेड ने पूछा। मेंग क्यू जेन यूज सच बताना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वो द ललल मेरा वतन मेरे दिल में है। ही। हुआंग वैन बेवकूफों की तरह हंसने लगी। मेन मशरूमन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में कैसे घुस सकता हूं? टू क्लैन के विलेज हेड ने पूछना जारी रखा। अपने पैरों से चलकर जाओ, ऑफ कोर्स, तुम रिंग कर भी जा सकते हो। हा। हुआंग वैन फिर से पागलों की तरह हंसने लगी। टू क्लैन के विलेज हेड बेचैन हो गया। उसने लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन भले हाई हुआंग वैन हर बार सच बोल रही थी, उसके जवाब सब बेमतलब के थे। टू क्लैन के विलेज हेड को वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था। उसने डॉक्टर वूसियो की तरफ एक गुस्से भरी नजर से देखा। डॉक्टर वूसियो भी हैरान था। कमाल है, बहुत कमाल। इस मशरूमान की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। भले ही वो अपना दिमाग खो चुकी है और पागलपन में गिर गई है, वो इसके नतीजे में और भी पूरे हो गई है। उसका हर एक्शन उसके सच्चे एहसासों से जुड़ गया है। उसके दिल में वो अपने ट्राइब को कभी धोखा नहीं देगी, भले ही उन्होंने उस निकाल दिया हो। टू क्लैन के विलेज हेड, ये और कुछ नहीं कर सकता। टू क्लैन का विलेज हेड बहुत गुस्से में था। उसने खुद को कंट्रोल किया। तो मास्टर वूसियो, आप अब आराम कर सकते हैं। जेल के सेल में सिर्फ टू क्लैन का विलेज हेड और हुआंग वैन बचे थे। टू क्लैन के विलेज हेड ने हुआंग वैन को देखा और ठंडी हंसी हंसा। चिंता मत करो, भले ही तुम पागल हो, मैं अभी भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे तुमसे जवाब नहीं मिला तो मैं और मशरूमान हायर अप्स को पकाऊंगा और मास्टर वूसियो से एक्शन लेने के लिए कहूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे मशरूमान ट्राइब का लोकेशन पता नहीं कर सकता। आइली एगल सीन में मेंग क्यू जेन हुआंग सियोमी बैन गया। मशरूमन ट्राइब के एलीट गू मास्टर्स उसके साथ थे। रात अंधेरी थी। वो पहले ही चुपके से टू क्लैन विलेज के पास पहुंच चुके थे। भाई सियोमी, फैंग तू चुपके से उस लेने आए। इन सालों में फैंग तू ने हुआंग वान और लेतू की मदद ली थी। उसने अपना कल्टीवेशन का सफर शुरू किया था और अब वो एक रैंक 2 गू मास्टर थी। यूज हुआंग वैन से बहुत मदद मिली थी। उसके इस सौभाग्य की वजह से उसके दिल में मशरूम के लिए अच्छी भावनाएं थीं। सिचुएशन कैसी है? मेंग क्यू जेन ने तुरंत पूछा। फैंग तू ने जवाब दिया, विलेज हेड पहले से ही तैयार है। कल सुबह आंटी हुआंग वैन का ट्रायल सबके सामने होगा, उनका सर काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने उस जगह का पता लगा लिया है जहां लेतू को रखा गया है। ठीक है, हम 2 ग्रुप्स में बंट जाएंगे। एक ग्रुप एग्जीक्यूशन ग्राउंड जाकर घाट लगाएगा, दूसरा ग्रुप लेतू को बचाएगा और यूज वोगू वॉर्म्स देगा जो हमने तैयार किए हैं। मेंग क्यू जेन ने निर्देश दिया।
आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। जैसे हाई हुवैंग वैन का सर काटा जाने वाला था, मेंग क्यूजन ने मशरूमन गू मास्टर्स को लेकर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर हमला कर दिया। तुम आखिरकार आ ही गए। तू क्लैन का विलेज हेड हंसा। सब कुछ लीडर के अनुमान के मुताबिक हुआ है, एल्डर्स ने तारीफ की। मैं दूसरी तरफ लेतू भी अपने रिइंफोर्समेंट्स के साथ पहुंच गया। तू क्लैन के विलेज हेड ने तेवर चढ़ाए। आखिरकार तुमने दूसरा रास्ता चुन ही लिया। भूल जाओ, आज मैं न्याय के नाम पर अपने ही खून को मारूंगा। मैं अपनी पिछली गलतियों को सुधारूंगा। अस्मा बेटे की जोड़ी को मार डालो। बाकी सभी मशरूम को पकड़ने की पूरी कोशिश करो। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टू क्लैन विलेज ने जल्द हाई बढ़त हासिल कर ली। ये एक जाल था जो उन्होंने पहले से ही बिछाया था। मशरूमन ट्राइब ने भी इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन कोई चारा नहीं था। हुवैंग वैन उनकी पूर्व विच थी। वो ट्राइब के बोहट से राज जानती थी। यूज टू क्लैन विलेज में रहने नहीं दिया जा सकता था। हुवैंग सियोमी और लेतू एक मुश्किल लड़ाई में फंस गए। वो मजबूत दुश्मनों से घिरे हुए थे। सोचा नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब हम एक ही तरफ से लड़ेंगे। लेतू ने हुवैंग सियोमी को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मेंग क्यूजन अचानक जोर से हंसा। चिंता मत करो, हमारे रिइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। जरूरी पाल में ड्रीम रेल्म एक बार फिर बदल गया और बड़ी संख्या में मशरूमान गू मास्टर्स लड़ाई में शामिल हो गए। पता चला कि मशरूमन ट्राइब के लीडर ने सब कुछ दाव पर लगा दिया था। उसने पूरी ट्राइब को एक आखिरी कोशिश में टू क्लैन विलेज पर हमला करने के लिए ले आया था। या तो जीतो या मारो, कोई दूसरा नतीजा नहीं हो सकता था। टू क्लैन विलेज के ZYA डिटार हाई-अप्स एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर उनके अचानक कमजोर हुए डिफेंस के कारण मशरूमन आर्मी ने अंदर घुसकर टू क्लैन विलेज तक हमला कर दिया। एक घमासान युद्ध छिड़ गया। विलेज हेड और ट्राइब लीडर दोनों रैंक 5 वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेतू और हुआंग सियोमी का अलायंस इस स्टेलमेट को तोड़ने वाला जरूरी एलिमेंट बन गया। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। भले ही ये उनका पहला अलायंस था, उनके बीच एक साथ काम करने में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था। दोनों के पास रैंक 4 कल्टिवेशन लेवल था। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, उनकी लड़ाई की ताकत बहुत बढ़ गई, यहां तक कि टू क्लैन के विलेज हेड भी उनका सामना नहीं कर सके। आखिर में मशरूमन ट्राइब जीत गई, जबकि टू क्लैन विलेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बचे हुए गू मास्टर्स जेल में घुस गए, अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हुए जिंदा रहने की उम्मीद में। इस बीच टू क्लैन का विलेज हेड बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो मौत के करीब था और मशरूमान ट्राइब ने यूज पकड़ लिया था। माँ, आप कैसी हैं? आपको क्या हुआ? लेतू ने इस भयंकर लड़ाई में भारी चोटें खाने के बाद अपनी मां को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने पाया कि हुआंग वैन पहले ही पागल हो चुकी थी। हुवैंग वैन ने हुवैंग सियोमी को देखा। बेटा, ओ मेरे बेटे, तुम्हें खुशी और आनंद में जीना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लेतू रखा। आओ, मां के लिए मुस्कुराओ, मुझे एक मुस्कान दिखाओ। ओ मैं। लेतू आंसुओं में डूबा हुआ था। ये मेरी गलती थी। अगर मैं अंदर नहीं घुसता तो आपको विलेज हेड की चोट नहीं लगती। आप ऐसी हालत में नहीं होती। इस समय वू सियो को लाया गया। उसने रहम की भीख मांगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं तुम्हारी मां को क्या हुआ है। बोल। लेतू डहाड़ा। टू क्लैन का विलेज हेड, जो बुरी तरह जख्मी था, मुस्कुराया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी मां को बचाया नहीं जा सकता। वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। हाँ, मैंने ही ये किया, और ये डॉक्टर वू सियो भी इसके पीछे सीधा दोषी है। तुम सब मरोगे। लेतू का चेहरा बिगड़ गया। वो हमला करने ही वाला था, लेकिन हुआंग वैन ने अचानक यूज रोका। उस मत मारो, किसी को मत मारो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तुम बेवकूफ लड़के। माँ, आपने आखिरकार मुझे पहचान लिया। लेतू रोया। थप्पड़। हुवैंग वैन ने अचानक एक थप्पड़ मारा और लेतू हैरान रह गया। तुम किसे माँ बुला रहे हो? मेरा बेटा यहाँ है। उसने हुवैंग सियोमी को पकड़ा, उसके सीने पर थपथपाते हुए, ये मेरा बेटा है। देखो मेरे बेटे को। हुवैंग वैन ने गर्व से कहा, मेरा बेटा कितना मजबूत और लंबा है। वो कितना अच्छा लड़का है। ओ बेटा। हुवैंग वैन पहले मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक वो रोने लगी। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हारी पहचान तुमसे छुपाई और तुम्हारा सर मुंडवा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे बाल कहीं मशरूम कैप ना बन जाएं। क्या तुम मुझे दोष दोगे? लेतू दर्द में रो पड़ा। उसके आंसुओं की नदी बह निकली। लेकिन हुआंग वैन ने यूएस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ हुवैंग सियोमी को देख रही थी। पहली बार लेतू ने हुवैंग सियोमी को एक मिन्नत भरी निगाह से देखा। हुवैंग सियोमी ने सिर हिलाया और एक्टिंग की। माँ,
मैं आपको दोष नहीं दूंगा, आप हमेशा मेरी प्यारी माँ रहेंगी। हुवांग वैन ने खुशी के आंसू शेड किए और कहा, बेवकूफ लड़के, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन अपने पिता को मत मारना, किसी और को मत मारना। मैं चाहती हूं कि तुम शांति और खुशी से जियो, बस यही मैं चाहती हूं। उन्हें जाने दो, झगड़े और मारकाट से सिर्फ गहरे झगड़े और नफरत पैदा होते हैं। ये तुम्हें खोखला कर देगा, तुम्हें तड़पाएगा, तुम्हें नाखुश कर देगा। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम आले नहीं रहोगे। आसपास के लोग चुप थे, यहां तक कि तू क्लैन का विलेज हेड भी वैसा ही था। तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को माफ कर दूं? लतू की एड़ी लाल थीं, उसने अपनी मुठियां भींची और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उसने ये सवाल अपने दांतों के बीच से निकला। तू क्लैन के विलेज हेड ने ठंडी मुस्कान दी। वो पूरी तरह हार चुका था, वो निराश हो गया था, यूज मौत का कोई डर नहीं था। लेकिन डॉक्टर वूसियो अचानक चिल्लाया, उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। तुम्हारी मां के होश में आने का अभी भी एक मौका है। लतू ने वूसियो का कंधा पकड़ा और उस उठा लिया। बताओ, वो कौन सा तरीका है? वूसियो ने जल्दी से जवाब दिया, भले ही तुम्हारी मां पागल है, उसके अंदर अभी भी थोड़ा दिमाग बाकी है। उसके एक्शंस और शब्दों को देखो, वो साफ और सच्चे हैं, ये उसका अंदर का दिल है। जब तक तुम उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाओगे, वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ेगी नहीं, उसका दिमाग बढ़ेगा और ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी हीलिंग के साथ वो जरूर ठीक हो पाएगी, अभी भी उम्मीद है। वूसियो अपनी जान के लिए चिल्लाया, जिंदा रहने के लिए उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। बम! लतू ने वूसियो को जमीन पर फेंक दिया। आह! लतू ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और दर्द और पीड़ा में चिल्लाया। उसके दो दुश्मन उसके सामने द, वो पूरी तरह से बेबस द, लेकिन वो बदला नहीं ले सकता था। अपनी मां के लिए उसकी इच्छाओं का पालन करना था। ठीक है, अपनी मां के खातिर मैं आज तुम दोनों को छोड़ता हूं। लतू ने अपने दांत पीसे, उसने इतनी ताकत लगाई कि उसके दांतों से खून बहने लगा। ड्रीम रेल्म यहां खत्म हो गया। मेंक्यूजन की आत्मा उसके शरीर में लौट आई, उसने अपने आप में एक गहरी सांस ली। सोचा न था कि पैराडाइज अर्थ की जिंदगी इतनी मुश्किल और कठिन थी। हीरोज अक्सर आम आदमी से परे मुश्किलों का अनुभव करते हैं। कोई हैरानी नहीं कि हिस्ट्री में पीछे छोड़े गए उनके अपीयरेंस के डिपिक्शन में उनके बाल नहीं थे। लेकिन वो ग्रीन बीस्ट टैटू भी चला गया है। पैराडाइज अर्थ असल में इंसान और मशरूमान का मिक्स्ड ब्लड है। वो वेनरेबल कैसे बना? उसके बाद क्या वो अपनी मां को बचा पाया? जब वो अभी भी छोटा था, उसका गुस्सा तेज था और मारने का इरादा गहरा था। वो किसी भी दूसरे इंसान से अलग नहीं था। वो आखिरकार वैसा इंसान कैसे बन गया जैसा वो था? ड्रीम रेल्म ने मेंक्यूजन को बहुत सारे सवाल दिए और उनका जवाब अभी के लिए नहीं मिल सकता था। लेकिन सच ये था कि उसका अटेनमेंट लेवल बढ़ गया था। फैंग युआन का अर्थ पाथ अटेनमेंट लेवल सीधा ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसका पॉइजन पाथ अटेनमेंट भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। इससे पहले फैंग युआन का पॉइजन पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर पर था। पैराडाइज अर्थ द्वारा छोड़ा गया ये ड्रीम रेल्म अर्थ पाथ और पॉइजन पाथ दोनों के सच्चे अर्थ को समेटे हुए था। फैंग युआन ने अपने ड्रीम पाथ क्लोन को एक इमोर्टल बनाने का रिस्क लिया था। इसका फायदा अब साफ दिख रहा था। न सिर्फ फूड पाथ, पॉइजन पाथ और अर्थ पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए थे, बल्कि लक पाथ और आइस एंड स्नो पाथ भी ऐप ग्रैंड मास्टर थे। स्पेस पाथ, मेटल पाथ, विंड पाथ, क्लाउड पाथ, लाइटनिंग पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ, लाइट पाथ और डार्क पाथ भी मास्टर लेवल पर थे। पैराडाइज अर्थ का ड्रीम रेल्म पार करने के बाद उसके पास बस कुछ हाई ड्रीम रेल्म्स बचे थे। क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले फैंग युआन निश्चित रूप से इन सभी ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल कर लेगा। इस समय उसके पास ZYA डिटार कल्टिवेशन पाथ्स में लगभग कोई कमजोरी नहीं थी। हाँ, ल पे आ की मात्रा पे ई की मात्रा, क पे छोटी ई की मात्रा, पेंटिंग पाथ, वेपन पाथ और पिल पथ अभी भी खाली थे। इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। यह पाथ स्पेक्ट्रल सोल के किसी भी ड्रीम रेल्म में मौजूद नहीं थे। यह स्पेक्ट्रल सोल के प्लान का हिस्सा हो सकता था, या शायद उसके पास भी अन पाथ्स में अटेनमेंट नहीं था। आखिरकार वो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के युग के बाद पैदा हुए थे। इस बीच पेंटिंग पाथ जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के हाथों में रखा गया था। उसने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लक पाथ इनहेरिटेंस से भी ज्यादा गुप्त था। इसके अलावा स्पेक्ट्रल सोल के ड्रीम रेल्म्स का एक हिस्सा फंग जिन हुआंग ने फैंग युआन का पीछा करते हुए ले लिया था। लेकिन उस बहुत कम ड्रीम रेल्म्स माइल थे।
फैंग युआन के लिए उन्हें वापस लेना फायदेमंद नहीं था। आखिरकार फंग जिन हुआंग के पास जबरदस्त किस्मत थी। अर्थपाथ ग्रेट ग्रैंडमास्टर बनने के बाद फैंग युआन ने तुरंत अपने अर्थ वेन प्रोजेक्ट के डिटेल्स को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी लागत बचाई और इसके लिए जरूरी समय भी कम कर दिया। समय को देखते हुए कि शिन होंग अब तक सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन में पहुंच चुका होगा और वू योंग से मिल चुका होगा। फैंग युआन ने हिसाब लगाया और प्लान बनाया। सदर्न बॉर्डर, वू यी माउंटेन, वू क्लैन का हेडक्वार्टर्स। एक हॉल में शिन होंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब उसने तहजीब से सलाम किया। शिन होंग वू क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को सलाम करता है। वू योंग बैठा और मुस्कुराया। आदरणीय दूत, इतनी तहजीब की जरूरत नहीं है। शिन होंग ने खुलकर और साफ साफ कहा, मैं यहां फैन विंडगू के साथ आया हूं। यूज रिफाइन करके सफलतापूर्वक रेस कर दिया गया है। कृपया अब आप इसकी जांच कर लें। वू योंग हैरान हुए बिना नहीं रह सका, इतनी जल्दी? क्या फैंग युआन के पास नकली इमॉर्टल गू रिफाइन करने का कोई तरीका है? क्या वो मुझे धोखा देने यहां आया है? उसने उस लिया और अच्छे से चेक किया, उसमें कोई कमी नहीं थी। ये एक असली रैंक 8 इमॉर्टल गू है। लेकिन फैंग युआन इतने कम समय में रैंक 8 इमॉर्टल गू कैसे रिफाइन कर सकता है? ये सोचते हुए वू योंग फिर से असमंजस में पड़ गया। उसके दिमाग में फैंग युआन की खासियत थी चालाकी, क्रूरता, बेशर्मी, नीचता और बेरहमी। दुनिया के इस नंबर 1 राक्षस को आम तरीके से नहीं नापा जा सकता था। दूत, कृपया इंतजार कीजिए, हमारे वू क्लैन के गू इमॉर्टल आकर इसे चेक करेंगे। वू योंग ने जवाब दिया। वू क्लैन के पास अपने खुद के रिफाइनमेंट पाथ गू रिफाइनर्स दी, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। वू क्लैन रिफाइनमेंट पाथ में स्पेशलाइज्ड नहीं था, वो विंड पाथ में सबसे बेहतर थे। ना सिर्फ सदर्न बॉर्डर में बल्कि पांचों रीजन्स में वू क्लैन विंड पाथ में फर्स्ट रेट था। कुछ मिनट्स बाद वू योंग को इन्फॉर्मेशन मिली कि रैंक 8 फैन विंड गू असली है, वो नकली नहीं हो सकता। वू योंग के मन में अजीब से एहसास थे। इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं क्योंकि रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, उनका बहुत जरूरी महत्व होता है। आम रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के पास एक भी रैंक 8 इमॉर्टल गू नहीं होता। जैसे कि ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू ने स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोशिश में अपनी सालों की मेहनत से जमा की हुई हर चीज खो दी थी। ऑफ कोर्स, इसका कारण यह था कि उसकी एम्बिशन हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के एफए एडन से टकरा रही थी। भले ही पिछले कुछ सालों में दुनिया बदल रही है, अर्थ वेन्स की मूवमेंट और की टाइड्स के प्रकोप के साथ बड़ी मात्रा में इमॉर्टल मटीरियल्स सामने आए हैं, इससे शायद रैंक 8 इमॉर्टल गू में बड़ा इजाफा होगा। लेकिन आम रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के लिए, खासकर अकेले इमॉर्टल्स के लिए, उन्हें अभी भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हासिल करने में मुश्किलें आएंगी। सोचा ना था कि मेरे वू क्लैन को एक नया रैंक 8 इमॉर्टल गू मिल गया है। वू योंग खुश था, लेकिन फैंग युआन के प्रति उसकी चिंता भी बढ़ गई थी। भले ही मैं जानता हूं कि फैंग युआन ने लंग या सेक्ट को अपने में मिला लिया है, फिर भी विश्वास करना मुश्किल है कि उसकी रिफाइनमेंट पाथ एबिलिटी इतनी कमाल की हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसने रैंक 8 फैन विंडगू को बिना किसी परेशानी के आसानी से रिफाइन कर लिया हो। दूसरी तरफ शिन होंग ने कहा, जबकि आपने चेक कर लिया है, आपका क्लैन अगले 2 इमॉर्टल गू कौन से रिफाइन करवाना चाहता है? मैं अगले बार उन दोनों को वापस ले आ सकता हूं। वू योंग हिचकी चेन लगा। क्या यूज 7 फेस्ड प्रेस्टीज विंडगू को शिन होंग को देना चाहिए? अगर वो 8 फेस्ड प्रेस्टीज विंडगू रिफाइन कर सकता तो वू योंग की ताकत में भारी इजाफा होता। लेकिन ठीक इसी वजह से 7 फेस्ड प्रेस्टीज विंडगू बहुत जरूरी था। अगर उसने यूज फैंग युआन को दिया और उसने उस छीन लिया तो वो क्या करेगा? सोचने पर बहुत से ऑप्शंस हैं। इस पल वू योंग को लगा कि 3 मौके बहुत कम थे। वो चाहता था कि वू क्लैन के सभी इमॉर्टल गू को रैंक 8 तक रेस कर दे। सोचा ना था कि आप इतनी जल्दी काम करेंगे। मैं इस वक्त काफी उलझन में हूं, मुझे इस बारे में ध्यान से सोचना होगा। डूड, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते और मुझे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त देते हैं? वू योंग ने पूछा। वू बा चोंग ने यह सुना और शिन होंग से आग्रह करते हुए कहा, वैसे भी ये तीसरी बार है जब आप वू क्लैन आए हैं, हमें आपकी मेहमान नवाजी करने और आपको घुमाने का मौका दें। ठीक है। शिन होंग हल्का सा मुस्कुराया। मुझे वू क्लैन का स्टाइल बहुत पसंद है, मैं आपके यहां रुकने से तकलीफ दूंगा। जहां तक फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के विचारों की बात है, मैं समझता हूं। असल में मुझे एक और मिशन दिया गया है। मैं सोच रहा था कि क्या आपका क्लैन हमारे साथ एक और ट्रांजैक्शन करना चाहेगा? कैसा ट्रांजैक्शन? वू योंग सतर्क हो गया।
उसने हेवन एंड अर्थ के सक्लूडेड डोमेन हू लैंड के बारे में सोचा। वो एक क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल गू के बराबर था, लेकिन फैंग युआन ने उस जबरदस्ती खरीद लिया। ये सोचते ही वू योंग को फिर से हल्का सा दर्द महसूस हुआ। केशिन होंग ने डिटेल समझाएं जबकि वू योंग सोच में डूब गया। वू बाचोंग गुस्से में चिल्लाया, क्या फैंग युआन हमारे वू क्लैन के फेमस माउंटेन्स को खोदना चाहता है? बदले में वो हमारे वू क्लैन के लिए रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करेगा? बिल्कुल, केशिन होंग ने सर हिलाया। वू बाचोंग ने टैंस कसा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी फेमस माउंटेन कम से कम एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट होता है। उनमें से ZYA डिटार जायंट रिसोर्स पॉइंट्स हैं, कुछ चुने हुए सुपर रिसोर्स पॉइंट्स हैं, वो रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स पैदा कर सकते हैं। भले ही तुम रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन कर सकते हो, तुम अभी भी हमारे इमॉर्टल गू को बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। उनका रैंक बढ़ाने के लिए तुम हमें एडिशनल इमॉर्टल गू नहीं दे रहे हो। इसके अलावा इमॉर्टल गू को पालना मुश्किल है, रैंक 8 इमॉर्टल गू को तो और भी। भले ही वो रिफाइन हो जाएं, वो हमारे रिसोर्सेज खर्च करेंगे। जबकि फेमस माउंटेन्स लगातार रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं, वो लगभग कभी सूखेंगे नहीं। तुम हमारे फेमस माउंटेन्स ले जाना चाहते हो, तुम हमारी नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम्हारी क्या साजिश है? आखिर में वू बाचोंग लगभग गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन केशिन होंग इसके लिए तैयार था। उसने शांति से कहा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एल्डर वू बाचोंग, आप इस बारे में बहुत पेसिमिस्टिक हैं। ध्यान से सोचिए, आपके क्लैन ने हाल ही में बहुत से गू इमॉर्टल सीड्स को इमॉर्टल असेंशन के लिए तैयार किया है, लेकिन आपको सिर्फ 6 नए इमॉर्टल्स माइल, जिनमें से ज्यादातर बाहरी सदस्य हैं। और गू इमॉर्टल्स के होते हुए भी वू क्लैन का इलाका बहुत बड़ा है, आप यूज डिफेंड नहीं कर सकते। जब ऐसी बात है तो आप कुछ इलाके बेच ही दें। ऐसे में न सिर्फ वू क्लैन के पास हायर रैंक्ड इमॉर्टल गू होंगे, आपके पास काफी मैनपावर भी होगा। इसके अलावा केशिन होंग ने जारी रखा, इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। मुझे यकीन है एल्डर वू बाचोंग जानते हैं कि रैंक 8 इमॉर्टल गू कितने अनमोल होते हैं। इमॉर्टल मटेरियल्स बेचे और खरीदे जा सकते हैं, लेकिन क्या इमॉर्टल गू आसानी से खरीदे जा सकते हैं? वो यूनिक हैं, उनका सिर्फ ट्रेड हो सकता है। भले हाई ट्रेजर येलो हेवन दुनिया का नंबर 1 मार्केट है, मैं आपसे पूछता हूं, इतने सालों में उसमें कितने इमॉर्टल गू ट्रेड हुए हैं? 5 रीजन्स अब एक हो गए हैं। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर को ताला नहीं जा सकता। गू इमॉर्टल की लड़ाई की ताकत सबसे जरूरी चीज है, बाकी सब आप तभी सोच सकते हैं जब आपके पास खुद को डिफेंड करने की काफी ताकत हो। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू आपके क्लैन की ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है। आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों पर हमला करके जंग में बड़ी दौलत हासिल कर सकते हैं। ये वू बाचोंग हिचकिचाया। केशिन होंग ने वू बाचोंग को देखा, उसने बिना कोई निशान दिखाए वू योंग पर एक गुप्त नजर डाली और उन्हें मनाना जारी रखा। ह्यूमन स्मोक माउंटेन चाय क्लैन का हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने हाल ही में उस हमें बेच दिया। क्या ऐसा कुछ हुआ है? वू बाचोंग हैरान रह गया। केशिन होंग ने आगे कुछ नहीं बताया, उसने एक कदम पीछे लिया। अगर वो क्लैन यह ट्रेड नहीं करना चाहता तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। इस बार इमॉर्टल गू को रिफाइनमेंट के लिए वापस ले जाने के अलावा मुझे दूसरे क्लान्स को ढूंढकर उनके साथ भी ये ट्रेड करना है। वू बाचोंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। अगर वो क्लैन ने फैंग युआन के साथ डील नहीं की लेकिन दूसरे क्लान्स ने कर ली, तो उनकी लड़ाई की ताकत बढ़ जाएगी। भले ही वो अब रिसोर्सेस छोड़ दें और फ्यूचर पोटेंशियल खो दें, क्या होगा अगर वो हमला करके एक्सपेंड करने का फैसला करें? तब तक अगर वो क्लैन फैंग युआन के साथ काम करने से माना कर देता है, तो उनकी लड़ाई की ताकत दूसरे क्लान से पीछे रह जाएगी। तब तक वो क्लैन सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 फोर्स के तख्त से गिर जाएगा, उन्हें दूसरे लोग परेशान करेंगे। वू योंग ने अपनी उंगली से टेबल पर थपथपाया जब वो गहरी सोच में डूब गया। फैंग युआन बिजनेस करते वक्त भी इतना दबंग है, वो दूसरों को माना करने का कोई रास्ता ही नहीं देता। हालांकि भले ही केशिन होंग हमें मानने की कोशिश कर रहा है, वो गलत नहीं है। यह ट्रेड समझदारी का है, लेकिन हमें अपने डील की हद को कंट्रोल करना होगा। लगभग उसी समय लक्स सप्रेशन हेवनली पैलेस में गन्नी मास्टर को प्रणाम करती है। 8 एक्सट्रेमिटीज में से अर्थ एक्सट्रेमिटी इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के सामने घुटनों के बाल बैठी। अर्थ एक्सट्रेमिटी गन्नी एक महिला इमॉर्टल थी, वो अर्थ पाथ और रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करती थी। उसकी रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट काफी गहरी थी। इस समय उसने 4 रैंक 8 इमॉर्टल गू पकड़े हुए थे और उन्हें सम्मान से सौंप दिया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने कुछ देर उनका निरीक्षण किया और खुश हुआ। गन्नी,
तुम सच में हमारी लॉन्जेविटी हेवन की रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट हो। फेट वॉर से लेकर अब तक तुमने मेरे आदेश पर 4 रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन किए हैं। तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गन्नी ने जल्दी से जवाब दिया, ये सब मास्टर के लकपात मेथड्स की वजह से हुआ, वरन सिर्फ मेरी मामूली प्रतिभा से हम इतने कम सालों में इतने सारे रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन उसकी वजह से लॉन्जेविटी हेवन की लक बहुत गिर गई। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने यूज बीच में ही टोक दिया और हाथ हिलाया। इस दुनिया में जहां कुछ मिलता है वहां कुछ खोना भी पड़ता है। इन इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए लक का खर्च एक जरूरी निवेश था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने इन 4 इमॉर्टल गू में से एक को लिया और उस ध्यान से अपने सामने देखा। इस गू का आकार अजीब था। यह क्यूबिक था और एक लकड़ी के बॉक्स जैसा दिखता था। यह इमिटेशन गू था। लिस्ट ऑफ मिस्टिकल गू में 8वें स्थान पर इसकी उत्पत्ति थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से हुई थी। अगर कोई इस गू को दुनिया के किसी भी इमॉर्टल गू के साथ कुछ समय के लिए रखता तो गू कल्टिवेटर इमिटेशन गू को एक्टिवेट करके यूजर्स इमॉर्टल गू में बदल सकता था। इमॉर्टल गू यूनिक होते थे, लेकिन इमिटेशन गू इस लॉजिक को कुछ हद तक पार कर सकता था। हाँ, लपे आ की मात्रा पे ई की मात्रा कपे छोटी ई की मात्रा इमिटेट किया गया गू असली वाले की ताकत में तुलना नहीं कर सकता था। उस समय जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट से ह्यूमन ची इमॉर्टल गू मांगा था और असफल रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने दूसरा रास्ता अपनाया, इमिटेशन गू को रिफाइन किया और यूज ह्यूमन ची इमॉर्टल गू में बदल दिया। इसके बाद इस ह्यूमन ची इमॉर्टल गू को कोर बनाकर उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की स्थापना की। इस इमिटेशन गू के अलावा बाकी 3 रैंक 8 इमॉर्टल गू सभी ब्लड पाथ इमॉर्टल गू थे। डिवाइन एम्परर सिटी। रोशनी चमकी, ह्यूमन पाथ के दास बच्चे पेंटिंग वर्ल्ड से बाहर आए, असली दुनिया में लौट आए। हम आखिरकार वापस आ गए। ये अफसोस की बात है कि हम उन 2 नई पेंटिंग्स को हासिल नहीं कर पाए। हमें हेवनली कोर्ट ने पाला पोसा, लेकिन समय खत्म हो गया, हमें जाना पड़ा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? भले ही हमने उस पूरी तरह हासिल नहीं किया, सिचुएशन सेट हो चुकी है। पेंटिंग वर्ल्ड में इतने सारे बीस्ट टेमर्स हैं, यहां तक कि कल्टिवेटर्स भी आ गए हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा बनाई गई गहरी नींव के साथ असफलता का कोई चांस नहीं है। ये भी सच है। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों ने कुछ देर बात करने के बाद उनके सेक्ट के गू इमॉर्टल्स उन्हें वापस ले जाने के लिए आ गए। कीन डिंगलिंग और बाकी लोगों ने अपने निशान छुपाए, सामने हो रहे दृश्य को देखते रहे। ये दास लोग हमारे हेवनली कोर्ट के ह्यूमन पाथ इमॉर्टल सीड्स हैं। क्रेज डेमन केव अभियान के नतीजे कुछ भी हों, हमें इन लोगों को पालना पोसना है, इन पर पूरी तरह निवेश करना है। कीन डिंगलिंग ने घोषणा की। जी मैडम। इंचार्ज गू इमॉर्टल ने कीन डिंगलिंग की बातों को सुना और अपने दिमाग में बैठा लिया। चलो। कीन डिंगलिंग ने मुड़कर जेनेसिस लोटस की विल से कहा। जेनेसिस लोटस की विल ने सिर हिलाया। अगले हाइपैल डिवाइन एम्परर सिटी हिली, विशाल शहर फिर से ऊपर उठा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट से सीधा अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। टारगेट था क्रेज डेमन केव, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर। कई अलग अलग नस्लों के आदमी एक घेरे में इकट्ठा थे, वो एक जरूरी काम में मशगूल थे। धीरे धीरे, आराम से। गाइस, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतने बेचैन मत हो। जल्दी करो, जल्दी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बम! एक जोर की आवाज सुनाई दी। एक विशाल पहाड़ी जमीन पर आकर गिरी। ये पहाड़ी ऊंची नहीं थी, इस पर ना तो साफ पानी था ना ही सुंदर पेड़ पौधे। ज्यादातर पहाड़ पर धूल मिट्टी के पत्थर और आयरन क्लाउड स्टोन्स द, जिसके कारण ये ज्यादातर ग्रे दिखती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी पहाड़ी बिल्कुल शांत थी। भले ही यहां बहुत से जीव द, जब गू इमॉर्टल्स यहां बोलते द, तो कोई भी आवाज तब तक ट्रांसमिट नहीं हो सकती थी जब तक वो खास मेथड्स का इस्तेमाल ना करें। ये थी शांत पहाड़ी। इसकी वेस्टर्न डेजर्ट के एंटी साउंड डेजर्ट जैसी ही शोहरत थी, दुनिया भर में मशहूर। यहां इस्तेमाल किया गया कोई भी साउंड पाथ किलर मूव बहुत कमजोर हो जाता था और दब जाता था। साइलेंट हिल सदर्न बॉर्डर की एक मशहूर पहाड़ी थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम रिसोर्सेज पैदा करती थी, ये किसी के लिए ज्यादा काम की नहीं थी। इस बार फैंग युआन ने ट्रांजैक्शंस पर बात करने के लिए हर जगह दूत भेजे थे। साइलेंट हिल इसके नतीजे में फैंग युआन को बेच दी गई। ये अलग अलग नस्लों के गू इमॉर्टल्स ग्रुप्स में घूमते थे। वो साइलेंट हिल को वापस सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के एक खास स्थान पर लाने के इंचार्ज थे। लेकिन जगह बदलना सिर्फ पहला कदम था, आगे उन्हें उसकी पहाड़ी जड़ों को डेवलप करना था। इस काम का इंचार्ज एक रॉकमैन गू इमॉर्टल था। उसने एक मेथड एक्टिवेट किया और साइलेंट हिल की पहाड़ी जड़ें तेजी से बढ़ने लगी, आसपास के माहौल में घुसने लगी। और गहरा जाओ।
लीडर ने निर्देश दिया और अचानक सांस छोड़ी। साय, तुम रुक क्यों गए? इतनी जल्दी खत्म कर दिया? रॉकमैन गू इमोर्टल ने बेचैनी से कहा। सुनो लीडर, क्या तुम शांत रह सकते हो? मैं भी गहरा जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है। ये एक मशहूर पहाड़ी है, इसकी पहाड़ी जड़ों को प्रभावित और मैनिपुलेट करने में बहुत थकान होती है। लेकिन लीडर ने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल बहुत कम है, तुम रैंक 8 कब बनोगे? रॉकमैन गू इमोर्टल ने अड़ी घुमाई। बॉस, मैं कुछ समय पहले तक रैंक 6 था, मैं सिर्फ ट्रिब्यूलेशन पार करके मास्टर की वजह से रैंक 7 तक पहुंचा हूं। मैं भी रैंक 8 तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। दूसरे गू इमोर्टल्स ने जल्दी से कहा। लीडर सही कह रहा है, हमारे ग्रुप में सिर्फ तुम ही हो जो पहाड़ी जड़ों से डील कर सकते हो, उन्हें मोटा और लंबा होने दे सकते हो। अगर तुम ज्यादा स्ट्रांग होते तो हम अपना मिशन बेहतर तरीके से पूरा करते, हमें बेहतर रिवॉर्ड्स भी मिलते। तुम माउंटेन वेन्स के इंचार्ज हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हम सब में सबसे ज्यादा है। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में सोने गए थे। मैं 2 महीनों से सोया नहीं हूं, मैं पूरे समय पहाड़ी शिफ्ट करने के मिशंस कर रहा हूं। मास्टर के पास ऐसी महान एम्बिशंस और इंस्पिरेशंस हैं, वो आर्टिफिशियल अर्थ वेन्स बनाने का एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान आखिरकार पूरा हो जाएगा, क्या हम इस मौके को जब तक ये है पकड़ नहीं रहे हैं? दूसरे ग्रुप्स को देखो, वो जितने ज्यादा मिशंस पूरे करेंगे, हमारे लिए उतने ही कम बचेंगे। दूसरे गू इमोर्टल्स ने रॉकमैन गू इमोर्टल को देखा, उनकी इन में उम्मीद और निराशा दोनों थी। रॉकमैन गू इमोर्टल बहुत लाचार था। क्या तुम लोगों को नहीं पता? हम रॉकमे की जिंदगी में नींद की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर बहुत भारी होते हैं, ये हमारी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हमें अपनी आत्मा को शांत करने के लिए सोने की जरूरत होती है। तो लिवर लाइफ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। मैं यूज पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूं। मास्टर के कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर तुम्हारी सोल फाउंडेशन बढ़ाने के लिए सोल पाथ मेथड्स नहीं है क्या? लेकिन ये अर्थ पाथ कल्टिवेट करता हूं, सोल पाथ मेथड्स मुझ पर कम असर करते हैं। अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अन पर खर्च करने के बजाय मैं उससे अच्छा अपनी अर्थ पाथ अटेनमेंट बढ़ा लूं। लीडर ने दांत पीसे। बहस बैंड करो, चलो हम अपने फंड इकट्ठा करते हैं और अपने छोटे रॉकमैन भाई की मदद करते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स जमा करके उसकी सोल फाउंडेशन बढ़ाते हैं। दूसरे गू इमोर्टल्स एक साथ सहमत हो गए। अभी रॉकमैन गू इमोर्टल उनके ग्रुप की कमजोरी था, अगर वो मजबूत हो जाता तो पूरे ग्रुप को इसका फायदा होता। फैंग युआन ने हर तरह के मिशंस बांटे द, उन्हें विजडम पाथ डिडक्शंस के बाद बनाया गया था। उनके कंटेंट्स आसान द, लेकिन उनका गहरा मतलब था। चाहे वो मिशन की कठिनाई हो या कंटेंट खुद, गू इमोर्टल्स को अक्सर दूसरों के साथ सहयोग करना पड़ता था, अकेले कोई भी मिशन करना मुश्किल था। इसने अलग अलग नस्लों के गू इमोर्टल्स को एक साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। लंबी अवधि तक सहयोग के बाद उनके बीच स्वाभाविक रूप से दोस्ती और भाईचारा विकसित हुआ। इस प्रकार पूरे सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के अंदर सभी अलग अलग ट्राइब्स और नस्लें एक बड़े समुदाय में सीमलेसली मिल रही थीं। इंसान, रॉकमन, फेदरमन, इंकमन, स्नोमैन और अन्य, वो सब एक साथ काम कर रहे थे, अपने सुंदर वतन को बनाने के लिए खून और पसीना बहा रहे थे। शानदार, साइलेंट हिल को शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मशहूर पहाड़ियां मिनी 5 रीजन्स के आसपास बांट दी गई हैं। सबसे बुनियादी जरूरत पूरी हो गई है, अब हम अर्थ वेन डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। फैंग युआन ने मशहूर पहाड़ी शिफ्ट करने के प्लान पर बहुत ध्यान दिया था। साइलेंट हिल की सिचुएशन देखने के बाद उसने खुद एक्शन लेना शुरू कर दिया। अर्थवे बनाने के लिए उसने पहले हाई मिनी 5 रीजन्स के महत्वपूर्ण इलाकों में कई इमोर्टल फॉर्मेशंस बना लिए थे। इस पल फैंग युआन ने इच्छा की और इमोर्टल एसेंस खर्च हुआ। इमोर्टल फॉर्मेशंस अपने आप एक्टिवेट होने लगे। मिनी 5 रीजन्स की जमीन समय के साथ और तेजी से कांपने लगी। अलग अलग इलाकों में रहने वाले वेरिएंट ह्यूमंस खोए हुए और उलझन में थे, जबकि कुछ के चेहरों पर खुशी के भाव थे। क्या हो रहा है? क्या फिर से भूकंप आया है? ज्यादातर मोर्टल गू मास्टर सिचुएशन को नहीं समझ पाए। मास्टर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हे भगवान, वो एक ही झटके में पूरे मिनी 5 रीजन्स को प्रभावित कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गू इमोर्टल्स ने सिचुएशन को महसूस किया। अन सभी ने तेज खुशी और फैंग युआन के प्रति और गहरा आदर महसूस किया। गिर जमीन लगातार कांप रही थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गंभीर नहीं था। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अलग अलग इलाकों में गू फॉर्मेशंस के प्रभाव से एक अर्थवे एक चेन में बनने लगी, जिसमें मशहूर पहाड़ियों को उसके अलग अलग नोड्स के रूप में इस्तेमाल किया गया।
यह अर्थ वेन मिनी 5 रीजन्स से होकर गुजर रही थी। यह मिनी ईस्टर्न सी, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट, मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स, मिनी सदर्न बॉर्डर और मिनी वेस्टर्न डेजर्ट में मौजूद थी। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह अर्थवे एक अनियमित जियोमेट्रिक आकार जैसी दिखेगी। रेखाएं बहुत साफ और सरल थीं। इसने मुश्किल से आधे मिनी 5 रीजन्स के इलाके को कवर किया था। अर्थवे सफलतापूर्वक बनाई गई, जमीन सामान्य हो गई। अलग अलग जगहों के इमॉर्टल फॉर्मेशंस रुक गए। उन्हें मूल रूप से इमॉर्टल मटेरियल्स से फ्यूल किया गया था जो लगभग पूरी तरह से खर्च हो चुके द फॉर्मेशंस अब अधूरे थे और उन्हें फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फैंग युआन ने ध्यान से नतीजे का आकलन करना शुरू किया। वो बहुत धैर्यवान और सतर्क था। कुछ समय बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये प्लान के मुताबिक हुआ था। पूरी अर्थवे बिल्कुल सही बनाई गई थी, कोई कमी नहीं दिख रही थी। ऑफ कोर्स, इसका संबंध आर्टिफिशियल अर्थवे के सरल डिजाइन से था। ये बस बहुत हाई अनघार था। सच तो यह था कि आर्टिफिशियल अर्थवे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन हिस्सा अर्थवे बनाना नहीं था। समस्या ये थी कि अलग अलग रीजन्स की अर्थवे के नोड्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मशहूर पहाड़ियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। दूसरी सबसे कठिन चीज आर्टिफिशियल अर्थवे बनाने का तरीका था। अर्थवे अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूरी हो गई है। यह अभी काफी अनघाड़ है और इसका पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर पर तुरंत प्रभाव नहीं है। असल में इस प्रारंभिक अवधि के दौरान यह अक्सर समस्याएं पैदा कर सकती है, लेकिन कुछ समय बाद जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर पहले से ज्यादा स्थिर हो जाएगा। फैंग युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। उसने अपना ध्यान सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर से हटाया और अपनी किस्मत की जांच करने के लिए कुकिंग लक पॉट का इस्तेमाल किया। एक नज़र में फैंग युआन की ईर्ष्या चमक उठी। उसकी नज़रों में खुशी साफ झलक रही थी। उसकी आर्टिफिशियल अर्थवे के निर्माण का उसकी किस्मत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसकी किस्मत मूल रूप से चांदी की रोशनी का एक विशाल स्तंभ थी, लेकिन यह बादल की मिट्टी की तरह काफी ढीली थी, एक स्पर्श से बिखर सकती थी। ए फ्लैट, भले ही चांदी का स्तंभ छोटा हो गया था, यह और भी संघनित हो गया था। यह काफी आश्वस्तिकारक विकास था, लेकिन दूसरे वेनरेबल्स की किस्मत भी मजबूत हो गई है। फैंग युआन ने अपने आप में तेवर चढ़ाए। चांदी की रोशनी के स्तंभ के शीर्ष पर 3 बादल अस पर मंडरा रहे थे। वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का प्रतिनिधि टीवी कर रहे थे। स्टार कॉन्स्टलेशन का बादल अभी भी पहले स्टार पर नियंत्रण में था, ये थोड़ा फैल गया था। स्पेक्ट्रल सोल दूसरे स्टार पर था, जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल तीसरे पर। लेकिन अब एक अजीब दृश्य था। स्टार कॉन्स्टलेशन का बादल स्पेक्ट्रल सोल के बादल को निगलता हुआ लग रहा था। यह दृश्य फैंग युआन के लिए काफी भ्रमित करने वाला था। उसके दिमाग में कई अनुमान थे, लेकिन वो किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं था। एक और परिवर्तन भी हुआ था। चांदी की रोशनी के स्तंभ के नीचे पीली भूरी धूल फिर से उसके चारों ओर घूमने लगी। ये मिट्टी की धूल चांदी की रोशनी के स्तंभ के चारों ओर घूम रही थी, उस स्थिर करती हुई लग रही थी। किस्मत की जांच के माध्यम से फैंग युआन ने पुष्टि की कि आर्टिफिशियल अर्थवे योजना उसके लिए बहुत उपयोगी थी। वो इस योजना को जारी रखने के लिए और भी दृढ़ हो गया। लेकिन अर्थवे मिलने के बाद ने अब मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फैंग युआन ने खुद को याद दिलाया। मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव बीस्ट कैलेमिटी इमॉर्टल का अंतिम तरीका था। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पथ की सबसे ऊंची गहराई थी, जो दूसरे सभी पाथ्स के डाउ मार्क्स को ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स में बदल सकता था। यह हेवन पाथ डाउ मार्क्स को भी प्रभावित कर सकता था। इस प्रकार सभी प्रकार की आफतें पशु आफतों में बदल सकती थीं। फैंग युआन का मुख्य शरीर अब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। डाउ मार्क्स को बदलने वाले इस मूव का सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के निवास स्थान पर बहुत बड़ा प्रभाव था। फैंग युआन के पास अब भयंकर संख्या में डाउ मार्क्स थे। किसी और चीज को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स हाई 6 मिलियन से ज्यादा थे। अगर ये 6 मिलियन डाउ मार्क्स अचानक किसी दूसरे पथ के डाउ मार्क्स में बदल जाते तो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर इस बदलाव को अनुकूलित नहीं कर पाता। तब तक माहौल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। होने वाली भयंकर आफत के अनुमान से परे परिणाम होते। उदाहरण के लिए, ये एक मछली के पानी में तैरने जैसा था, लेकिन पानी लावा में बदल गया। मछली के अंजाम का अनुमान लगाना आसान था। अतीत में जब फैंग युआन ने मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का विकास अभी भी काफी कम था। अंदर बहुत कम जीव थे। उस समय उसके पास डाउ मार्क्स भी बहुत कम थे। अगर वो अब मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता तो बहुत ज्यादा डाउ मार्क्स बदल जाते। ये नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर वो कम डाउ मार्क्स बदलता तो वेनरेबल्स के खिलाफ
इसका लड़ाई में कोई उद्देश्य नहीं होता। इमॉर्टल किलर मूव, हेवन एंड अर्थ ट्रैवल। अगले हाइपैल, फैंग युआन का मुख्य शरीर ईस्टर्न सी से सदर्न बॉर्डर चला गया। एक ऊंचा पहाड़ बादलों में झांक रहा था, उससे ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, उसकी पहाड़ी जड़ें पहले ही काट दी गई थीं। फैंग युआन तैयारियों के बाद उस लेने यहां आया था। यह फ्रॉस्टी पीक था। उस समय फैंग युआन ने वू यीहे का भेष बनाकर वू क्लैन में घुसपैठ की थी। इस पहाड़ को लेकर उसका शिया क्लैन से विवाद हो गया था। फ्रॉस्टी पीक निश्चित रूप से एक मशहूर पहाड़ी थी, ये बर्फ और बर्फपत के संसाधन पैदा करती थी। हाँ, लपे आ की मात्रा पे ए की मात्रा कपे छोटी ई की मात्रा, मूल रूप से सफ़ेद और सुंदर फ्रॉस्टी पीक अब अत्यधिक खनन के नतीजे में हर जगह छेदों से भरी हुई थी। न सिर्फ ये बदसूरत थी, बल्कि संसाधनों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। इस प्रकार यह फ्रॉस्टी पीक वू क्लैन द्वारा फैंग युआन को बेच दी गई थी। इस समय फ्रॉस्टी पीक के चारों ओर कई गू इमॉर्टल्स थे। फैंग युआन द्वारा भेजे गए वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के अलावा वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स भी यहाँ थे। वू योंग उनमें से एक था। फैंग युआन, तुम ठीक तो हो? वू योंग ने आगे बढ़कर उस सलाम किया, साथ ही एक जटिल भाव भी दिखाया। चैप्टर एंड।